बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो ज़िंदगी क्या है, इस हवाले से ये एक डिटेल वीडियो होगी। ज़िंदगी जो है, लाइफ इज़ ए यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मालिक्यूल्स। ये मालिक्यूल्स की एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यानी वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हो, जो कि लिविंग एंटिटी के अंदर मौजूद हो, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हो, तो उनको बायो एलिमेंट कहा जाता है। या वो मालिक्यूल कि जो लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हो तो उसको कहा जाता है बायो मालिक्यूल। तो ये एक कम्प्लेक्स अरेंजमेंट होते हैं मालिक्यूल्स का, कि जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हम आहंग हो जाते हैं, लेकिन एक कम्प्लेक्स वे होता है, सिंपल नहीं होता। उनकी अरेंजमेंट कम्प्लेक्स होती है। एक मालिक्यूल या एक एलिमेंट दूसरे के साथ कंबाइन होता है केमिकल बॉन्ड और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, और इसके नतीजे में ये एक बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि ऐसा होता है कि एक एक एलिमेंट कई कई बॉन्ड्स बनाते हैं और इसके नतीजे में एक कम्प्लेक्स अरेंजमेंट बनता है, और इसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। वही मॉलिक्यूल्स काफी कम्प्लेक्स होते हैं। तो जिंदगी जो है, लाइफ इज ए यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, expressing through chemical relations which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। ये जो है केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में यही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड्स के जरिए से, जिसमें जो वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। जो उसका वैलेंसी होता है वो इसी के हिसाब से केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और इसी की बॉन्ड्स के नतीजे में जो है मॉलिक्यूल्स बन पाते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। और वही मॉलिक्यूल जब एक जिंदगी को बनाता है तो उसको कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल। तो इसी के नतीजे में ग्रोथ भी कॉज होता है, साथ में डेवलपमेंट भी होती है, हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये रिस्पॉन्सिवनेस भी शो करेगा अपने इन्वायरमेंट के हवाले से, इन्वायरमेंट के लिहाज से। इसके साथ एडेप्टेशन ये शो करेगा कि जहाँ जहाँ जिंदगी मौजूद है तो अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मुताबिकत रखने की कोशिश करेगा, और इसी तरीके से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को भी बरकरार रखेगा। इसके साथ ये रिप्रोडक्शन भी कराएगा, यानी अपनी नस्ल को इंक्रीज करेगा। या तो ये नस्ल एसेक्सुअली इंक्रीज करेगा या फिर सेक्चुअल तरीके से ये अपनी नस्ल को इंक्रीज करेगा। अब अगर कहीं पर जिंदगी है तो उनके कौन कौन से खसूसियात होंगे कि जिन खसूसियात की बुनियाद पर हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि ये जो है एक लिविंग थिंग है और ये एक नॉन लिविंग थिंग है। तो पहली बात तो ये है कि ये जितना भी यूनिवर्स है तो ये मादा से मिलकर बनी है। मादा वो चीज होता है जो कि जगह भी घेरे और साथ में उसका वॉल्यूम भी हो, तो इसको मैटर कहा जाता है। और इन मैटर से ये सारा यूनिवर्स मिलकर बना है, और फिर इन मैटर का बुनियादी इकाई है जिनको एटम कहा जाता है, तो वो एक इकाई से मिलकर बना है। तो अब ये जो एटम्स होते हैं खास तरतीब के साथ मिलते हैं और वो उससे सेल्स बनता है, जो कि एक बुनियादी इकाई है लिविंग थिंग्स की। तो जो चीजें एक सेल से मिलकर बने हो तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स, उसको कहा जाता है लिविंग थिंग, यानी उसके अंदर जिंदगी मौजूद होगी। सबसे पहले उनकी करेक्टर होगा कि ये ग्रोथ को शो करेगा, और दूसरा ये रिप्रोडक्शन शो करेगा। तीसरी नंबर पर ये इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते रहेंगे, और चौथे नंबर पर ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को शो करेगा, और फिफ्थ नंबर पर ये कॉन्शियसनेस होगा, यानी ये कॉन्शियस होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ये रिस्पॉन्स शो करेगा। इसके साथ जो हमारे साथ पहले नंबर पर उसका करेक्टर है तो वो ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब ये है कि एक चीज का बढ़ना उसके नंबर के लिहाज से, उसके साइज के लिहाज से, उसके मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, किसी भी जो लिविंग थिंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो ग्रोथ होगा तो वो उसके किस हवाले से होगा कि इंक्रीज इन नंबर एंड मास एंड साइज ऑफ सेल। इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, यानी एक सेल है वो 2 मिनट के अंदर 2 में डिवाइड होता है, फिर 4 मिनट के अंदर वो 4 सेल्स में डिवाइड होता है, और इस तरीके से एक मॉस ऑफ सेल बनता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है,
कुछ वक्त के बाद ये डिवाइड कर जाता है और इसके नतीजे में 2 सेल्स बनते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद ये और सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं और इसी तरीके से डिफरेंट जो मॉस ऑफ सेल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस ऑफ सेल जो हैं वो यहाँ पर ऐड होना शुरू होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ग्रोथ यहाँ पर हुई है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स के नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं, तो इसको कहा जाता है ग्रोथ। इसके साथ मास में भी इंक्रीज कर गया, क्योंकि यहाँ पर पहले इसका मास इतना था, अब उसने और भी बहुत सारी सेल्स यहाँ पर बन गई, तो इसके नतीजे में उसका मास भी जाहिरी बात है वो इंक्रीज कर गई, तो उसको कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रोथ हुई। इसके साथ यहाँ पर साइज ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर जाता है, यानी एक सेल है जो कि पहले इस तरह होता है, छोटा सा होता है, इसमें ग्रोथ होता है और वो इतना बड़ा सा सेल बन पाता है वक्त के गुजरने के साथ साथ, तो इसको कहा जाता है ग्रोथ। अभी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म एक टेक्निकल टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें हम हमारे साथ तमाम जिंदा अजसाम आते हैं, तमाम जिंदा चीजें आते हैं, जैसे हमारे साथ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। एनिमल्स एक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये जो एनिमल्स हैं और ये जो प्लांट्स हैं, इसके अंदर पहले सेल्स होते हैं, फिर टिश्यू और टिश्यू के बाद आर्गन और आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम, और इसी तरीके से उनकी एक बॉडी वो तश्कील बन पाती है। तो इसको कहा जाता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके साथ जो तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो छोटे छोटे जानदार होते हैं जो कि हम अपनी आंख से नहीं देख पा सकते, बल्कि इनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिनको कहा जाता है माइक्रोस्कोप, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तमाम के तमाम जो है ये ऑर्गेनिजम्स हैं और ये ग्रोथ को शो करता है, यानी अपनी नंबर्स को इंक्रीज करता है, सेल्स के हवाले से अपने सेल्स के साइज को इंक्रीज करता है और साथ साथ में ये अपनी मॉस ऑफ सेल को इंक्रीज करता है। तो ये तमाम के तमाम जो है ये ग्रोथ को शो करता है। अब ये यूनिसेलुलर का मतलब ये है, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब ये है सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका सारा वजूद एक ही सेल से मिलकर बना हो, तो उसको कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके साथ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी का मतलब है मैनी और सेलुलर का मतलब है सेल्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हो, तो उसको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये जो प्लांट्स है और ये जो एनिमल्स हैं, ये हमारे साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी इस बात का मतलब ये है कि प्लांट्स भी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है और यहाँ पर एनिमल भी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक सेल से मिलकर बना है। अब ये तमाम के तमाम ग्रोथ को शो करेगा। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ किस तरह होता है, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ किस तरह होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ किस तरह होगा। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, कि जब तक ये प्लांट जिंदा है तो प्लांट के तमाम लाइफ स्पेन के अंदर सेल डिवीजन होता है, इसके नतीजे में सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और इसके नतीजे में ये जो है ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं इसमें ग्रोथ जो है हर वक्त जारी व सारी नहीं रहता, बल्कि ये जो एनिमल्स एक खास एज तक पहुंच जाते हैं तो इसके नतीजे में उस स्टेज पर उसका जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ इज ओनली अप टू सर्टेन एज, यानी ये एज तक सर्टेन होता है और फिर ये रुक जाता है। जैसे हम बच्चे देखते हैं, एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो एक खास सर्टन एज तक जब पहुंच जाते हैं तो उनका जो ग्रोथ होता है वो सीज कर जाता है, वो स्टॉप कर जाता है। तो ये सर्टन एज तक हो सकता है, बाद में ये स्टॉप हो जाता है। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, लेकिन इस तरह भी नहीं होता कि एनिमल्स के अंदर एक खास एज के अंदर ये ग्रोथ मुकम्मल तौर पर सीज कर जाता है, मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर जाता है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसे खास मकामात पर सेल्स होते हैं जो कि
डिवीजन को शो करता है और इसके नतीजे में वो डिवाइड करता रहता है। और जो लॉस सेल्स होते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो सेल्स खराब होते हैं, जो सेल्स डैमेज कर जाते हैं, या सेल्स के अंदर जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है जिनको कहा जाता है एपोप्टोसिस, तो इसके नतीजे में जो सेल्स की डेथ काज होती है तो वो भी रिप्लेस किए जाते हैं न्यू सेल्स के जरिए से। उसका बात का मतलब ये है कि खास कंडीशंस के अंदर, खास लोकेशंस के अंदर एनिमल सेल्स भी डिवाइड कर जाते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है तो ये फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होता है, यानी पहले इनसाइड सेल्स जो है ग्रोथ करते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते साइड वाइज जो है ये ग्रोथ करते रहते हैं। दूसरा उनका करेक्टर है लाइफ का रिप्रोडक्शन कराना। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। यानी इस बात का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि शो नहीं करते, लेकिन मोस्टली रिप्रोडक्शन वो होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं कि जिन का मुशाबिहत अपने पेरेंट के साथ हो तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इन रिप्रोडक्शंस के फिर मजीद दो अकसाम है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए मींस विदाउट सेक्स, सेक्सुअल का मतलब सेक्स, यानी वो रिप्रोडक्शन के जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए से नस्ल को इंक्रीज करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कलमकारी, ग्राफ्टिंग, ईयर लेयरिंग, कटिंग, बडिंग वगैरह, ये तमाम के तमाम जो है ये क्या है, ये हमारे साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी जानिब जो हम देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को इंक्रीज करता है जिसमें 6 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एग है, ओवम है, या प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं तो स्पोर्स वगैरह जो है, पोलन ग्रेन्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है वो सेम ही है, क्योंकि वो जो है वो एक सेल से मिलकर बने हैं, जो वो डिवाइड करता है तो 2 सेल बनते हैं, तो इसको हम ग्रोथ भी कहते हैं और इसको रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल सेम ही है। मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि रिप्रोडक्शन को शो नहीं करते और रिप्रोडक्शन को कर नहीं सकते, जैसे हमारे साथ म्यूल है, जिसे खच्चर कहा जाता है, साथ में वर्कर बीज जो है ये भी रिप्रोडक्शन नहीं करा सकते। इसके साथ जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं वो भी जो है अपनी नस्ल को इंक्रीज नहीं कर सकते। Hence reproduction is not perfect defining characteristics of living organism। तो ये जो करेक्टर है ये डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि इस रिप्रोडक्शन को शो नहीं करता, तो ये हम कहते हैं कि ये परफेक्ट डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है लिविंग थिंग का। तीसरा जो करेक्टर है लिविंग बॉडी का तो वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसमें चीजें बनते हैं, कि जिसमें नई चीजें बनते हैं, कुछ चीजें टूटते हैं, तो इस बनने के अमल और टूटने के अमल को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के 2 अकसाम है, एक को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है कि जिसमें चीज़ों की तोड़ फोड़ होती है, यानी कि जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है। और दूसरा जो उनका किस्म है वो एनाबॉलिज्म है कि जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मोनोमर्स मिलते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर कहलाता है तो वो बनाता है।
तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी लिविंग थिंग का एक बुनियादी कैरेक्टर है। इसके साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है कि इस जो लिविंग थिंग है इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंबाइन होंगे, वो सेल ऑर्गेनेल्स बनाएगा। सेल ऑर्गेनेल जो कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है, ये मिलके सेल्स बनाएगा और ये सेल्स मिलके टिश्यू बनाएगा और टिश्यू के बाद आर्गन और इसी तरीके से आर्गन सिस्टम और एक पूरा जो लिविंग बॉडी है वो बन पाएगा। जो 5th नंबर पर लिविंग की कैरेक्टर हो सकती है तो वो कॉन्शियसनेस है, यानी ये अपनी एनवायरनमेंट को सेंस ऑफ रिस्पॉन्स शो करेगा, जिसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, एबिलिटी वो एबिलिटी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को सेंस शो करता है एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, और कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब आता है, चेंज आता है, तो उसको ये रिस्पॉन्स शो करता है। ऑर्गेनिजम्स अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कॉन्शियसनेस शो करते हैं। जो स्टिमुलाई आते हैं, स्टिमुलाई में क्या शामिल है, जिससे कोई लाइट आता है तो ये उसको भी रिस्पॉन्स शो करता है। ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके साथ वाटर जो है ये उसको भी ऑर्गेनिज्म अपनी रिस्पॉन्स शो करता है। साथ में टेम्परेचर के हवाले से भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो इसको भी ये रिस्पॉन्स शो करता है। इसके साथ अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे के ग्रोथ को मुतासिर करता है, दूसरे के डेवलपमेंट को मुतासिर करता है, तो इसके नतीजे में भी ऑर्गेनिज्म अपनी बिहेवियर बनाता है और अपनी रिस्पॉन्स को शो करता है। इसके साथ जो केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल्स होते हैं, तो उसको भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता है और अपने जो इन्वायरमेंट होते हैं वो साफ करने की कोशिश करता है, ताकि अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से और मुख्तलिफ तरह के हार्मफुल चीज़ों से बचा रखा जा सके। इसके साथ जो पॉल्यूटेंट्स हैं तो उससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं और इसको भी एक रिस्पांस शो करता है। इसके साथ जो पैथोजेंस होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह वगैरह, जो बड़े बड़े जानदार होते हैं, तो वो उससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और एक रिस्पांस शो करता है। देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बाखबर रहते हैं कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ जाता है तो ये भी ऑर्गेनिज्म की कोशिश होती है कि मैंने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मुताबिकत करना है और इसके हवाले से अपने अंदर जो है वो चेंजेस ले आने की कोशिश करते रहते हैं। इसके साथ अगर हम ह्यूमन देखें तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इंसान जो है एक जानदार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस मौजूद है, यानी इंसान के अंदर खुद शऊरी है। तो ये भी एक अहम बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है।